बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आज कुछ दिन के वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून को वही रिलीफ मिला शेख साहब जिसका कह लें कि तवक्को थी, वो जो रिटर्न ऑन द वॉल था कि ये काम होना ही होना है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केस लेके जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा साहब को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें गोया कि सिक्योर करने का पूरा मंसूबा जो है वो आश्कार हो चुका है। वैसे तो पहले से ही पता था सारों को, लेकिन फिर भी अब ऑफिशियली एक रिटर्न ऑर्डर आ गया इलेक्शन कमीशन का, जिसके तहत ये मामला हो गया। और आमिर फारूक साहब ने मामला रिमांड बैक किया था इलेक्शन कमीशन को, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बहुत अहम गुफ्तगू की है आज बुशरा बीबी के हवाले से। कुछ हमने कल आपको बताई थी, कुछ आज मज़ीद ताज़ा तरीन है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। साथ ही साथ लापता अफराद का मामला है, वो भी डिस्कस करते हैं। और कुछ और चीज़ें हैं जो आज आपके गोश गुजार करेंगे। सुहेल साहब, मेरा ख्याल है पहले तो इलेक्शन से शुरू करते हैं। इलेक्शन से शुरू क्या करते हैं, इलेक्शन पे आप ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदें ये थी कि अगर पूरा मुल्क ना सही, इस्लामाबाद के 3 लड़के जो हैं वो बड़े उनके कंट्रोल में हैं कि उनके ट्रिब्यूनल्स में वो जाके चीज़ें साबित कर देंगे और तय पा जाएगा कि जी हाँ, फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा कोई फर्जी कहानी नहीं है, एक हकीकत है। और वो इसलिए इतने पुरुमीद थे कि इस्लामाबाद में जो बाकी जितनी जमातों के लोग हैं वो भी उनके हक में अपने फॉर्म 45 जमा करवा के बयान दे रहे थे कि यस, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तीनों नशिस्तें जीतने में कामयाब रही है और वाज़े अक्सरियत से जीती है। लेकिन उसके दौरान हमने देखा कि ट्रिब्यूनल्स को पहली ब्रेक तो ये लगी कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि नहीं, ये इसके जज नहीं रह सकते, हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और पहले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा गम गुस्से का इजहार किया जी कि आप हमारे जज को कैसे ये कर सकते हैं। फिर जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा जी नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला हम कलअदम करार देते हैं। फिर पता चला जी कि नहीं, उन्होंने तहरीरी आर्डर में ये लिखा है एक्चुअली कि इलेक्शन कमीशन दोबारा फैसला सुने। इलेक्शन कमीशन ने अब दोबारा फैसला सुना दिया कि तारिक महमूद जहांगीरी नहीं रह सकते। इस दौरान एक नया कानून बन के रिटायर्ड जजों की अपॉइंटमेंट का वो लागू हो चुका हुआ है। और अब एक रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा साहब जो रावलपिंडी के लिए थे, उनको ही ये केसेस भेज दिए गए। इस्लामाबाद के तीनों केसेस भी बेसिकली तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ये नहीं कि कोई किसी भी उनकी अदा से ये लग रहा था कि वो पीटीआई को रिलीफ देने जा रहे हैं, लग ये रहा था कि वो कानून जो कहता है कि 120 दिन के अंदर फैसला करना है, वो उसके अंदर फैसला करने जा रहे हैं। हाँ जी, वो फैसला नहीं होने दिया गया और अब वो मामला जो है लटका लिया गया है और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। अभी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें क्यों अहम है हुकूमत के लिए कि इस्लामाबाद में बैठे हुए आपके खिलाफ ये फैसला आ जाए तो मसला गड़बड़ हो सकता है। ये उतना ही अहम है जितना आपने 2-3 साल से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। हीले बहाने से आप कानून में तरमीम करके उसको आगे ले जाते हैं। तो अब इस्लामाबाद खोना नहीं चाहते, ये वो अपने खिलाफ कोई ऐसा फैसला आने नहीं देना चाहते। आप एक पूरा पैटर्न देखें कि बलूचिस्तान से तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ रहे हैं, लेकिन फैफन की रिपोर्ट्स आ रही है कि पंजाब में फैसले नहीं आ रहे। अब पंजाब में फैसले किसके आने थे? मरियम नवाज के आने थे, नवाज शरीफ के आने थे, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के आने थे, इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी के आने थे। इन लोगों के हल्कियों के फैसले आने थे। वो अब मामला खटाई में पड़ गया है। ट्रिब्यूनल्स को पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने डिले किया रखा, स्टे ऑर्डर देकर चलने नहीं दिया और फिर जाने से कुछ दिन पहले उसको फैसला किया। और अब वो ट्रिब्यूनल्स देखेंगे, वो रिटायर्ड जजों वाले जो हैं, वो रिटायर्ड जज मेनली अपॉइंटेड हैं उन केसेस में जो कि बड़ी अहम नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। हाँ जी, सुहेल साहब, वैसे आपने कहा कि फैसला नहीं होने दिया गया था, फैसला तो अब भी नहीं हो सकेगा। अब जब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है, अब डेफिनेटली ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। आजकल में ये चैलेंज हो जाना है। और इससे पहले कि शकूर पराचा साहब को फाइलें मुंतकिल हों, आमिर फारूक साहब दोबारा इस केस को अपने पास लगा के स्टे ऑर्डर दे देंगे। देखें, ये एक यूनिक केस सामने आया ना, लाहौर वाला भी मामला थोड़ा सा डिफरेंशिएटेबल इस तरह है कि उन जजेस ने अभी जो 8 थे, 8 के 8 ने अभी काम शुरू नहीं किया था, पहले ही 4 सिर्फ काम बिगाड़ पड़ गया था। यहाँ ये हाफ डन थे, ठीक है, अब इनको हटा दिया गया। किस पॉइंट पे हटाया गया है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तो देखना होगा ना कि हमारे जज को आपने क्या कहकर हटाया है भाई, किस चीज़ का कंसर्न है, क्या मतलब आप मर्जी का जज ले रहे हैं, क्या चक्कर किया है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देखना है बहरहाल। लेकिन किसने क्या देखना है जी। अब अदलिया से आप तो कोई उम्मीद आजकल किसी एडवेंचर की तो हरगिज़ ना रखिए, बिल्कुल नहीं होने वाला, ख़त्म हो चुका है सारा सिलसिला ही। और 2024 का सबसे बड़ा अलमिया मेरा ख्याल है ये है कि अदलिया नाम की जहाँ पे झगड़े चले जाते थे तो बात थम जाती थी। आपके सामने 26 नवंबर को यहाँ क्या हुआ,
2014 में जब ये सब कुछ हुआ था तो बात अदालत में आ गई थी, तो मामला थम गया था। सड़कें, अदलिया इसीलिए बाहर रखी जाती है कि 2 फरीक वहाँ मामला ले जाएं तो तूफान थम जाए। इस वक्त भी जो मुल्क में जारी सियासी तूफान है वो थम सकता है अगर अदलिया थोड़ी सी स्ट्रांग होकर इस चीज़ को टेकअप कर ले और एफिडेविट ले ले शुरू में, जी फैसला देंगे जो सब कबूल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो वो मामला तो सिर्फ जा सकते हैं, लेकिन वो मामला तो सिर्फ नहीं जा रहे जब, तो उसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि फिर इंतशार होता है, फिर इंतशार होता है। और ये आपने 26 नवंबर का जिक्र किया। सर साहब, इमरान खान साहब ने आज कहा कि यार मुझे तो कल जो लोग आए थे उन्होंने पूरी बातें नहीं बताई थी, आज मुझे पूरी तफसील मालूम हुई है। उस पर उन्होंने फिर अपनी कल वाली बात को थोड़ा सा रिपीट किया और कहा कि बुशरा बीबी मेरी डायरेक्शंस पर चल रही थी और मैंने ही उन्हें कहा था कि एहतजाज के लिए सबको लेके आना है, और वो लीड करती हुई लेके आई। उन्होंने बड़ा जहाद किया, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब वो सारे चैम्पियंस जो कह रहे थे कि जी खान साहब ने कह दिया है कि संगजानी बैठ जाएं, और संगजानी जी आगे नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं आना। खान साहब जो है ना एग्रेसिव होके ही आ रहे हैं। वो बात उस दिन की हद तक तो ठीक थी कि उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि आगे नहीं आना, उन्होंने जब कहा गया कि हुकूमत आ गई है टॉकिंग टेबल पे, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बैठ जाएं और दबाव कायम रखें, ठीक है, और फिर मेरी आप नेक्स्ट डायरेक्शंस का वेट करते रहे। उसी दिन डी चौक पहुंचना है और हाथ लगा के वापस जाना है, ये उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, ये उन्होंने नहीं कहा, तो बल्कि कहा था लंबा चलना है। हाँ, लंबा चलना है। तो वो लंबा चलाने वाली बात ही थी जो अली मोहम्मद खान कह रहे हैं, जो बाकी पीटीआई की लीडरशिप कह रही है, वो गलत नहीं कह रहे कि उसी दिन नहीं जाना था। उसी दिन लेके आने का जो फैसला था वो बुशरा बीबी का था। अब ज़ाहिर है इमरान खान ने उन्हें ऑन करना है, और इमरान खान इस वक्त ये चाहेंगे कि बजाय इसके कि बातें अंदर की शुरू हो जाएंगी कि किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, जो एक्ट हमसे हुआ हम उसको फुली ऑन करें और जो उसके खिलाफ हमारे ऊपर किया गया उसको हम कंडेम करें। उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे इस बात को लेके कि गोली क्यों चलाई। हाँ, ये अब उन्होंने ये भी कहा है। वो कहते हैं बाकी सारी चीजें पीछे रह गई, लेके जाएंगे। वो कहते हैं सारी चीजें पीछे रह गई हैं, लेकिन कौन लेके जाएगा? देखिए ऐसे हुआ तो कैसे बाहर हुआ? की उनकी जो लीडरशिप है वो उनको ऑन नहीं कर रही। सीधी सी जो बात है, खुलासा ये बनता है। आज इमरान खान अपने मुंह से कह रहे हैं कि कल मुझे जो लोग मिले उन्होंने पूरी कहानी नहीं बताई, आज मुझे मेरी फैमिली आगे बता रही है। कल कौन लोग मिले हैं? बैरिस्टर गौहर मिले हैं, अली मोहम्मद खान मिले हैं, ये लोग मिले हैं ना। तो इन लोगों ने अगर पूरी बात नहीं बताई हुई थी तो ट्रस्ट क्या रह गया है? और अगर इन्होंने पूरी बात नहीं बताई हुई थी तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान का नैरेटिव उठाने के सख्त नहीं रखते। इमरान खान की फाइनल कार के ऊपर ये इस्लामाबाद में 7 कंटेनर पे नजर नहीं आए, इनमें दम नहीं था, ये पाँव के उतने पक्के नहीं हैं, ये जस्ट वकला हैं जो आपका कानूनी सतह पे दिफा कर सकते हैं। और इन्होंने आपकी सीट गर्म रखने के लिए उस पर बैठे हुए हैं और उसको ठीक है मेहरबानी समझे उनकी कि वो यहाँ तक आपको ले आए और आपके लिए वो बातचीत कर सकते हैं, आपके लिए आर्गू कर सकते हैं, आपके लिए केस लड़ के जीत सकते हैं, आपके लिए सड़कों पे ना मार खा सकते हैं, ना सड़कों पे वो लड़ सकते हैं, ना उनका वो खमीर है, ना वो रवायती सियासतदान है, ना उन्होंने आगे सियासत का इरादा रखा हुआ है। Exactly. तो इसलिए उन लोगों की जब अब पार्टी की तंजीम में नो होनी फिर ज़रूरी है। अगर आपने कोई और करना है उसमें फिर टाइम लगेगा, उसमें फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे, फिर मसाइल जब नए इलेक्शन होते हैं तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात, बहुत सी चीज़ें, अब एक नहीं कई चैलेंजेस इमरान खान के सामने जो है ना सर उठाकर खड़े हो चुके हैं। उन्होंने तो ये भी कहा खान साहब ने कि गौर को यह समझ नहीं आ रही है उसे मामला हैंडल। हाँ जी, उन्हें या तो समझ, उन्हें या तो बेसिकली ही पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या है, या फिर उन्हें इस मामले पर अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या हमारे उनके साथ इतना बड़ा क्या वाकया हुआ। वो ये बात अब इमरान खान कह रहे हैं। अब देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट किस तरह लेके आते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट होनी थी। आज 3 बजे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो कि बाद में मनसूख कर दी गई। उस पर बड़ी नजरें थी कि उसमें वो क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब इस्तीफा वापस ले लिया हुआ, वो बाख्तियार सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, कब दोबारा कहते हैं, मनसूख क्यों हुई, क्या कोई नया लाए अमल है, क्या अडेला से कोई पैगाम आ गया, हुआ क्या है, ये बड़ा देखने वाली चीज़ें अब हो गई। इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं चीज़ें, लेकिन सवाल वही है जो खान साहब ने उठाया कि सारी बातों की एक बात, गोली क्यों चलाई। आज मरीम नवाज साहब ने सुहेल साहब सारी जिम्मेदारी डी चौक पे, वो कह दिया अगर कोई लाश गिरी भी है, कोई बंदा मरा भी है तो इमरान खान उसके जिम्मेदार है कि उनसे जेल नहीं काटी जा रही। हालांकि खान साहब ने तो नहीं कहा कि मैं फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करता हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा अच्छा चले ये तो हो गया, इमरान खान इनको निकाल के ले आए थे, ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी तो इमरान खान के ऊपर आपने डाल दी। चलिए 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है डी चौक के साने के। मुझे बताएं मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन है? मॉडल टाउन में तो सुने, मॉडल टाउन में तो कोई एहतजाज के लिए निकला ही नहीं था, वो सारे घर बैठे हुए, वो तो अपने घरों में थे। अभी शक था कि होना है। वो तो जब आपने चढ़ाई की सारी, वहाँ पे आके आपने बुलडोजर फेरने शुरू कर दिए, उस वक्त वो निकले एहतजाज के, वो सुबह आपने उनको गोलियां मार दी, वो उसका जिम्मेदार कौन है?
उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? देखें उसकी जिम्मेदारी अब सारों पर है। उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी के बाद देखें उसके बाद किसकी गवर्नमेंट गुजर चुकी है, उस दौरान भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि उस दौरान पैट ने भी आके पीटीआई के ऊपर कोई इतना ज्यादा दबाव नहीं डाला कि भाई हमारे लिए कुछ करें। वो उनसे मुलाकातों में नाराजगी का इजहार करते हैं, मुलाकातों में नाराजगियों का इजहार करते रहे कि ना। जो हमारे मुल्जमान थे उनको प्रमोशन क्यों दे रहे हैं हाँ उन अफसरान को। हाँ, वो उस दौरान वो अफसरान वेल प्लेस्ड पोजीशंस पर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब इस तरह का मामला चल जाए तो उसमें उसके साथ कई तरह की सेंसिटिविटीज अटैच हो जाती हैं। 26 नवंबर के साथ भी अटैच हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें एक गलती उन लोगों की होती है जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर देती है। वो जो 278 बंदा मारी है, कहाँ है भाई 278 बंदा? ठीक है, आपने केस खराब कर दिया। आपने केस खराब कर दिया। आपने को 13-14 के नाम दिए हैं। अब देखें जुल्फिकार साहब, मैं अब यहाँ पे अगर खड़ा होगी ये कह दूँ कि ओहो जी मैं भी साफी था, मैंने देखा वहाँ पे बड़ी गोलियाँ, कई लोगों ने मुझे नीचे कमेंट किया आप गोलियों पे बात क्यों नहीं कर रहे। ओ भाई, अगर मैंने अपनी आंखों से कोई लाश गिरती नहीं देखी और मैं कहूँ जी लोग मर गए, कल को कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है, कुछ होता है, मुझे कहा जाता है जी किसी ने फलां फोरम पे कहा था जी कि लाशें गिरी हैं, मुझे बुलाया जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं कि अच्छा जी आपने किसी को देखा था, कोई वर्दी में बंदा गोली मार रहा था? नहीं। आपने देखा था कोई बंदा गिर रहा था? नहीं। तो फिर आप क्या? मैंने सुना था जी कहीं फायर हो रहे थे। तो वो कहेंगे यार ये तो गवाह नहीं है। ठीक है, मैं झूठा तो झूठा, जिनका केस है वो भी खराब। एग्जैक्टली, वो पूरा इंक्वायरी कमीशन इस बेस के ऊपर फारग हो जाएगा। फिर आप ये इतनी कोई मामूली चीज़ नहीं होती कि आप मुंह उठा के शुरू हो जाएं जी कि फायर हुए और इतना हुआ और ये हुआ वो हुआ। जिसने देखा है अपनी आंखों से उसको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि जी हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। आप चीज़ को समझें, केस क्या बिल्ड हो रहा है जी कि कत्ल हुए हैं, लोग मारे गए हैं, क्रिमिनल भाई। हाँ, क्रिमिनल केस का आप गवाह एवं बन जाएंगे झूठे। जो लोग भी इस पे बात कर रहे हैं वो इन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखें कि ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में गवाह जो होता है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। बिल्कुल, उसी ने केस बनाना है, उसी ने बिगाड़ना है। और आप बिला वजह अगर हीरो बनने के लिए गवाह बन जाते हैं वक्ती, या आप हीरो ना भी बनने के लिए आप दुखी दिल से बन जाते हैं जी कि यस यार मैं वहाँ था, फायर तो मैंने सुना था लेकिन गोलियाँ चली, अब लोग जो कह रहे हैं लोग मरे तो ठीक कह रहे होंगे से केस खराब हो जाता है। यस, आप किस चीज़ के विटनेस हैं, आपने वो बताना होता है। सुहेल साहब, एक चीज़ इसमें सारे में ये भी है ना, आज इस्लामाबाद पुलिस का एक वफ्द एसपी सिटी की क़यादत में, खालिद अवान की साहब की क़यादत में, वो मरी गया वहाँ। वो जो अनीस सत्ती है गालिबा लड़के का नाम, जिसके यहाँ पे डेथ हुई डी चौक में, उसके घर के जाके ताज़ियत वगैरह करके आए। तो जो लोग कह रहे थे कि कोई भी नहीं मरा, तो फिर पुलिस ताज़ियत किसकी करना गई है? एक सवाल ये भी है। नहीं, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि ताज़ियत करेंगे। हाँ, तस्वीरें आई हैं। अब ताज़ियत ही करेंगे थे, फिलहाल तो हम ताज़ियत ही कहेंगे, वो कहानी तो बाद में खुलेगी। लेकिन क्या होगा, वो हो सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। अब वो भी ये कहेंगे हमें तो नहीं पता कि पुलिस ने मारा है, कि उन्होंने मारा है, कि किसने मारा है। तो हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी भी हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत होती है ये चीज़। लेकिन बहरहाल वो तो उनके लवाकिन पे वो क्या कहते हैं। लेकिन जो अभी तक इतलात हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, वो ताज़ियत वाली आई हैं कि वो ताज़ियत के लिए वहाँ पे गए हुए थे। देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि इंसानी जानें उस दिन गई हैं, अगर जिस साइड की भी गई उस पर शदीद अफसोस ही किया जा सकता है और आइंदा ऐसा ना हो ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, जो गाड़ी के नीचे रेंजर्स वाले आए हैं या जो पुलिस एहलकार वो जिनकी डेथ हुई हैं, सारे शहीद हुए हैं। बात यह है कि वो इंसानी जान अगर ज़रा सी भी समझदारी कोई दिखाना चाहता है ना, तो ये बात दोबारा सड़कों पर जाने से पहले समझदारी दिखाइए ना। इसको बैठ के हल कर लें, कोई मसला नहीं है। हो गए हैं, इलेक्शन भी हो गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट भी बन गई है, 26वीं तरमीम भी हो गई है। आइंदा कभी ना कभी इलेक्शन ही होने हैं ना, आप जमहूरी मुल्क है ना, तो आप बात कर लें, बैठ के चीज़ों को स्टेबल कर लें। आप गवर्नमेंट में जो है उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, 90% उनके पास है, इनिशिएट करें। जब आखिरी आज बना देना कमेटी, कहें जी कि अच्छा यार जो हुआ बड़ा अफसोस हुआ है, आज कमेटी बनाते हैं हम जो नेगोशिएट करेगी। पीटीआई अभी तक लिस्टेड पार्टी है ना। हाँ जी, ठीक है, लिस्टेड पार्टी है ना। आप उसके खिलाफ नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर कैंपेन पंजाब गवर्नमेंट की शुरू कराने से पहले उससे बात तो कर लें। या फिर आपने कैंपेन करनी है जी कि बस साबित हो गया ये दहशतगर्द है, तो पहले इलेक्शन कमीशन से उसकी ख़त्म करवाएं रजिस्ट्रेशन। ये नहीं हो सकता कि एक जमात रजिस्टर्ड सियासी जमात हो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, और आप फिर नेशनल टीवी पे ये भी चलाएं और फिर कहें जी कि इंतशार एक ही तरफ से फैल रहा है। ये नफ़रत नहीं है, ये नफ़रत पंप नहीं की जा रही कि आप
मुसलसल मैं कुछ दिनों से थक के ना ड्रम वाले ट्रेनर्स लगा लिए, उन पे भी इश्तिहार यही आ रहा है। तो बस करो यार, बच्चे देख रहे हैं, ऐसे ही है। जो विजुअल नहीं चलाने वाले वो चलाई जा रहे हैं यार सरकारी इश्तिहार की सूरत में। अच्छा, जो टीवी पे नहीं चलाने देते वो इश्तिहारों में चलवा रहे हैं। हाँ इन इश्तिहारों पे वैसे कैमरा नोटिस नहीं लेता कि ये ऐसा कंटेंट इश्तिहारों में भी कम से कम ना दिखाएं, सरकारी इश्तिहार हैं भले। सुहेल साहब, मिसिंग पर्सनस केस, उसमें बंदे तो मिसिंग हो ही रहे थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी की पता वो यकीन दहानी भी मिसिंग हो गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में से वो ऑर्डर शीट गायब हो गई जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी कि अब इस्लामाबाद से कोई बंदा, ये पाकिस्तान से बंदा लापता नहीं होगा, कोई बंदा लापता नहीं होगा। उसके बाद बताया गया आज अदालत को कि 350 लोग लापता हुए हैं, और अब वो ऑर्डर भी लापता हो गए। रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो ये वो लापता अफराद कमीशन कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ये वो कह रहा है और आर्मी ने रिपोर्ट जारी करता है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की निगरानी में जो काम कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि और वो कमीशन इस वक्त सर से पाँव तक सिर्फ लापता अफराद और हाँ, और यहाँ पर आज वो ऑर्डर शीट नहीं मिल रही थी। हाँ जी, और जजेस भी उस पर कह रहे थे जी देखें जी हमारी तो ऑर्डर शीट ही लापता हो गई है। भाई ऑर्डर शीट आपके पास है, कैसे लापता हो गई है? यस, इंक्वायरी का कह के उठते ना, ये क्या बात है कि बता के उठ गए हैं आप? क्या ऑर्डर शीट कहाँ है भाई? आज की ऑर्डर शीट में आना चाहिए ना, ऑर्डर शीट कहाँ निकालें? ये 6 रुकनी जो आईनी बेंच था, आज 6 रुकनी था ना, आज 6 रुकनी जो आईनी बेंच था सुहेल साहब, ये इतना बेबस हो गया था आज कि इनकी ऑर्डर शीटें फाइल में से निकल गई और वो कोई ऑर्डर नहीं कर सके, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें रिटर्न में कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आईनी बेंच के अंदर कितने रिटर्न ऑर्डर आए जब से बना? इसको नजर ये एक रिपोर्टेड जजमेंट की हम बात कर रहे थे, अभी तक कोई नहीं आई। रिटर्न ऑर्डर्स भी वैसे सर वेबसाइट पे रूटीन का कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक उनका। तो ये देखें, उन्होंने अपने भांडे तो वखरे कर लिए कि हमारी वो ग्रीन फ्लैग कर दें, इसको फिर पुराना उन्होंने फ्लैग कर कहा, दें, हमारी कमेटी अलग कर दें, हमारा वो अलग कर दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा जी कि आप पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ जाके इस मसले को हल करें। अच्छा, क्योंकि लतीफ़ खोसा और अज्जा हसन ये दरख्वास्त गुजारे हैं, तो ये तो सियासतदान भी है, तो वहाँ करें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी 26वीं तरमीम की तरह, तो मंदोखेल साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम को भी अपने वक्त पे देखा जाएगा। अब वो वक्त पता नहीं कब आएगा। फिर जस्टिस मसरत अली साहिबा बोली कॉर्नर से कि वो PTI के लोगों को भी उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा जी चमकनी से उठाए थे। तो खोसा साहब ने कहा जी ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ है। तो उन्होंने कहा तो आप लोग खुद मजबूत हो जाए ना, ताकि आपको कोई ना उठाए। अब ये मजबूती मेरी समझ में नहीं आई। मुकाबला करें मतलब अगर कोई उठाने आए क्या नहीं मजबूती से, वो क्या उनके चार थी कि वो शायद पश्तून कल्चर के मुताबिक कह रही होंगी कि मतलब किसकी हिम्मत है। हाँ, लगा थकड़ा दे। हाँ, लगा तकड़ा दे। बहरहाल नाज़रीन, कल सुहेल साहब इंशाल्लाह आप दोबारा मेरे ख्याल मुलाकात करें। इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।